नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। आज हम लोग आगे की तरफ अगला टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमने कुछ स्ट्रेट लाइन के रूपों के बारे में बात की थी, उससे आगे की तरफ चलते हैं। एक प्रश्न लिखते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं कि पॉइंट एंड ए लाइन, यानी आपको लिखना है पॉइंट एंड लाइन मतलब बिंदु और रेखा। बिंदु और रेखा के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिंदु और रेखा के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये बिंदु और रेखा के बारे में इसका कौन सा इसका संबंध होता है और कैसे ये बिंदु एक रेखा के साथ किस ओर होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग इसके कुछ थ्योरी को लिख देते हैं कि बिंदु x1, y1 तक रेखा, बिंदु x1, y1 रेखा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 एक लाइन की इक्वेशन है। आपको एक पॉइंट दे रखा है x1, y1 और रेखा दे रखी है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 है। आपको पूछा है कि यदि ये पॉइंट इस लाइन के अंदर रखें, यदि x1, y1 रेखा पर स्थित है तो रेखा को यह बिंदु संतुष्ट करेगा। यदि ये रेखा पर स्थित है तो रेखा को ये पॉइंट है वो संतुष्ट करेगा, मतलब ये पॉइंट इस रेखा के अंदर रखने पर ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इस चीज़ को बड़े आराम से समझिएगा। अब देखो, आपको कोई दो पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है q पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। आपको पता लगाना है यदि ax1 प्लस by1 प्लस c, दूसरा है ax2 प्लस by2 प्लस c, ये पॉइंट इस लाइन के अंदर रखा, ये पॉइंट इस लाइन के अंदर रखा, ठीक है। तो अगर ये लाइन दोनों लाइन के ऊपर है तो लाइन को संतुष्ट करेगा। पहली बात तो ये है। अगर ये पॉइंट रखने के बाद हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ जा रहा है, यानी ये पॉइंट रखने के बाद जीरो नहीं आएगा, ठीक है। ये पॉइंट रखने के बाद यदि ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है और ये पॉइंट रखने के बाद यदि नेगेटिव आंसर दे रहा है, यानी ऑपोजिट आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ पी क्यू आपस में अलग अलग की तरफ होगा। यानी अगर P और Q है वो दोनों रेखा के, जो ये रेखा दे रखी है इस रेखा के दोनों अलग अलग साइड में होंगे, मतलब एक लाइन के इधर है तो दूसरा लाइन के इधर होगा। समझे बात को? यदि ये पॉजिटिव साइन और ये भी पॉजिटिव साइन दे रहा है, मतलब सेम सिंबल आ जाए, तो आपको ये पता लगाना है कि पॉइंट रेखा के एक तरफ स्थित है। नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर दे रहा है, इसका मतलब पॉइंट रेखा के दोनों तरफ स्थित, रेखा के दोनों तरफ स्थित होगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। अगला देखो, अगला हमारे अपने कुछ प्रश्न ले लेते हैं ताकि आपको खुद को पता हो जाएगा कि ये जो लाइन आपको दे रखी है इस लाइन के दोनों पॉइंट है वो किस ओर स्थित है। देखो, एक प्रश्न लिख देते हैं एक प्रश्न लिख देते हैं, प्रश्न क्वेश्चन। माना कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3, 4 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, -6। रेखा 3x - 4y बराबर 8 हो तो
P और Q किस तरफ स्थित होगा आपको ये पता लगाना। इस रेखा को मैं सही ढंग से लिखूं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x माइनस 4y माइनस 8 बराबर 0। आपको इस P पॉइंट को इस लाइन के अंदर सेटिस्फाई करवाया मैंने, तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आया। देखो ये P पॉइंट के अंदर रखा मैंने, तो P पॉइंट के अंदर ये बराबर 0 है। और मैंने जैसे ही इस P पॉइंट के अंदर रखने के बाद हमारे पास 3 × 3 माइनस 4 × 4 माइनस 8, 3 3 9 माइनस 16 माइनस 8, कुल मिलाकर हमारे पास माइनस के 15 आ जाएगा। और माइनस के 15 मतलब नेगेटिव आ गया। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3 × 2 माइनस 4 × माइनस 6 माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा 6 6 चौक 24 माइनस 8 24, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 30 माइनस 8 मतलब क्या है हमारे पास पॉजिटिव 22। ये पॉजिटिव दे रहा है, ये नेगेटिव दे रहा है, यानी बिंदु P और Q दोनों रेखा की विपरीत स्थित होंगी। विपरीत मतलब एक पॉइंट के इधर है तो दूसरा पॉइंट के इधर होगा, विपरीत स्थित होंगे। यानी आपको कभी भी पॉइंट की स्थिति पता लगाना है तो आपको जो लाइन दे रखी है उस लाइन के ये पॉइंट किधर स्थित है, तो आपको उस पॉइंट को लाइन के अंदर रखना है। तो उससे आपको अगर नेगेटिव आंसर आ जाता है, दूसरा पॉजिटिव आंसर दे रहा है, इसका मतलब वो लाइन के दोनों अलग अलग डायरेक्शन में स्थित है। अगला हमारे पास प्रश्न रहेगा, टॉपिक है उसमें आपको संरेखता के बारे में दे रखा है कि 3 बिंदु के संरेख होने के प्रतिबंध क्या है। 3 बिंदु होने के तीन बिंदु संरेख होने के अगर आपको प्रतिबंध निकालने हैं, यानी इसकी अगर प्रतिबंध क्या है, तो देखो एक पॉइंट है हमारे पास x1, दूसरा है y1, एक है x2, दूसरा है y2, एक है x3, तीसरा है y3। आपको तीसरा एक 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 दे रखा है, आगे लिखा हुआ है 1/2 आगे की तरफ लिखा है। और फिर आपको दे रखा है कि ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर ये यहाँ पर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x3, y3। यदि ये P Q R एक लाइन के ऊपर स्थित है तो उस लाइन के ऊपर स्थित है, इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकाल रहे हैं। इसका मतलब इसमें जो भी त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आना चाहिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया, इसका मतलब वो लाइन पर स्थित है। और इसका मतलब ये हुआ कि x1, y1, x2, y2, x3, y3 1 1 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर देखो अगला हमारे पास प्रश्न है, पॉइंट है, क्वेश्चन है, उसमें दो को एक है a0, दूसरा है 0b, तीसरा है 3a और -2b। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। आपको ये संरेख है तो आपको कौन सी कंडीशन के अंदर ये संरेख होगा। अगर ये संरेख है कि नहीं है आपको पता लगाना है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि देखो अगर मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ, छोटी सी बात है, अगर इसकी ढलान बराबर आ जाएगी, ढाल अगर इसकी बराबर आ जाएगी तो ये संरेख हो जाएगा, क्योंकि जितना ये ढाल है उसकी यही ढाल रह जाएगा, इसका मतलब ये संरेख हो जाएगा। और ढाल कैसे ज्ञात करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। बाय द वे अगर आप निकालना चाहते हैं, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया, इसका मतलब संरेख होगा। अगर देखो ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, a0 0b 3a -2b 1 1 1 करके इसका एरिया 0 आ जाए, इसका मतलब संरेख होगा, सीधी सी बात है। देखो अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करूँगा तो ab -+2b +0 +1 0 -3ab
फिर हमने सोल्व किया तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी और यहाँ पर हो जाएगा 2ab माइनस 3ab बराबर हो जाएगा हमारे पास 0। अगर 0 आ गया इसका मतलब यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा वो आपस में एक ही लाइन के ऊपर स्थित होगा। ठीक है, पता चल गया। अब अगला हमारा चीज़ रहेगी, उसमें देखो अगला क्वेश्चन है वो है कि 1,1 दूसरा है, 2,-1 तीसरा है, 0,3 संरेख है तो a का मान ज्ञात करना है। ये संरेख है तो a का मान कितना होगा, a का मान आपको पता लगाना है। संरेख होने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि उसका ट्राइएंगल का एरिया 0 आना चाहिए। नहीं, उसके अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 आ रहा है तो संरेख होगा। यहाँ पर a1 2-1 0 3 यहाँ पर 1 1 1 डाल दिया, अरे इसका मान 0 आएगा। 0 क्यों लिया, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कब होगा, जब ये एक लाइन के ऊपर स्थित होगा। आगे चलते हैं, अपन इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर a लिखेंगे, 1 का इससे गुणा करेंगे तो -1 माइनस का 3 माइनस का 1, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस 0 प्लस 1 का 3 दूनी 6 माइनस 0, सोल्व किया बराबर 0 लगा दिया। फिर लगा हमने माइनस का 4a माइनस का 2 और प्लस का 6 बराबर हो जाएगा 0। फिर माइनस का 4a माइनस का 4a का मान यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। आंसर ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपन बात करते हैं दो रेखाओं के बीच कोण कैसे ज्ञात करते हैं। दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात है हमारे पास जो रेखा है उनको मैं यहाँ पर अगर डिनोटेट करूँ, अगर मैं पहली रेखा y बराबर m1x प्लस c, दूसरा है y2 बराबर, दूसरी है y बराबर प्लस c2, ये दो लाइन दे रखी है। आपको पता लगाना है कि इस लाइन के बीच में एंगल कितना है। अगर मैं लाइन के बीच में इस लाइन की अगर मैं ढाल की बात करूं तो यहाँ पर इसकी ढाल की है m1 और इसकी ढाल बात करूं तो यहाँ पर इसकी ढाल है m2। तो मेरी बात समझिएगा, लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए हमेशा सबसे पहली बात तो वो लाइन कितने एंगल पर झुकी होती है, और एंगल निकालना है तो एंगल ना तो पॉइंटों में आता है बल्कि एम में तो जरूर एंगल आता है, क्योंकि एम का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। तो थीटा तो इसमें आ गया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में अगर एंगल निकालना है आपको तो tan थीटा बराबर m मॉडुलस m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। समझ में आई बात। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। अगर ये लाइन आपस में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ m1 और m2 दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब ढाल इक्वल होगा, इसका मतलब वो लाइनें कैसी होगी, पैरेलल होगी, यहाँ पे संरेख होगी। दोनों कंडीशन हो सकती है। इसका मतलब यदि m1 बराबर m2 आ गया, इन दोनों को बराबर करेंगे तो tan थीटा का मान कितना आया, 0। तो इसका मतलब ये हुआ चूँकि m1 बराबर m2 आ गया, इसीलिए हमारे पास जो भी लाइन होगी वो लाइन कैसी होगी, समांतर होगी। दूसरा है चूँकि यदि m1 और m2 का गुणनफल -1 आ जाए, अगर गुणा में -1 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गई बात। कभी भी अगर प्रवणताओं का गुणनफल -1 आया, इसका मतलब जो m1 है वो m2 के परपेंडिकुलर है। अगर m1 m2 के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब लाइन भी क्या होगी, लंबवत होगी।
आपका जो संबंध लाइन के एन में आ रहा है, जो संबंध लाइन के एम में आ रहा है, वही संबंध इसके अंदर आएगा। आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं लाइनों के बीच में एंगल ज्ञात करने से के दौरान अगर आपके पास कोई लाइन ए बी और सी के फॉर्म में हो, अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई लाइन दे रखी है, दो लाइन दे रखी है एम वाई a1x प्लस a1x सॉरी, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ a1x प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0। दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y, सॉरी यहाँ y डाल डालना, प्लस c2 बराबर 0। आपको पूछे इन लाइनों के बीच में एंगल क्या होगा। बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर लाइनों के बीच में एंगल निकालना मतलब इसका m निकाला तो मैंने इसका m1 मान लिया, इसका m2 मान लिया, तो फिर हमने m निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। जब मैंने इसका dy बाई डी एक्स निकाला तो हमारे पास आया माइनस a बटा b आ गया। यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसका मान तो a2 आ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा b2 dy बाई डी एक्स इसके नीचे चला जाएगा और माइनस a2 बटा b2 a1 बटा b1। ठीक है, यदि आप थीटा का मान निकालना चाहें tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब आपको tan थीटा का मान यहाँ पर ही आया, तो यहाँ अगर मान निकालेंगे तो tan थीटा बराबर माइनस a1 बटा b1 प्लस a2 बटा b2 अपॉन 1 अरे b2 सॉरी b1 होगा, b1 b2 एलसीएम ले लिया तो यहाँ हो जाएगा 1 b1 b2 प्लस a1 a2 और b1 b2 एलसीएम इधर भी आएगा तो यहाँ ऊपर हो जाएगा हमारे पास tan थीटा बराबर माइनस a2 a1 b2 प्लस a2 b1 अपॉन b1 b2 a1 a2। सॉल्व किया तो हमारे पास आया है ये। तो ये फॉर्मूला आप कभी भी याद रख सकते हैं। नॉर्मली अगर आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, इस लाइनें आपस में पैरेलल होती है तो हम कैसे लिखते हैं, अगर लाइनें आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। इसका मतलब लाइन आपस में क्या है, समांतर है। दूसरी बात करूँ मैं आपके साथ, यदि a1 a2 बराबर प्लस b1 b2 बराबर अगर 0 आ जाए, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा अगर 0 आ जाए, इसका मतलब लाइन आपस में क्या है, इसका मान 0 आ जाए, इसका मान 0 आ गया। जब मैं इसका मान इसका मान 0 डाला तो tan 0 बराबर 0 डिग्री में समांतर आ जाएगा, तो इसका मान 0 डालेंगे तो इसका मान जैसे 0 करेंगे तो ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा। 10वीं क्लास में तो अपन ने ये पढ़ा था। ये कैसे आया, यहाँ से आ रहा है, समझे बात को। यानी इसके बराबर आपने 0 रखा तो यहाँ पर अपन इसको वैसे वापस सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। जब इसका मान मैंने 0 किया तो a1 a2 b1 b2 बराबर 0। जब नीचे 0 आया तो tan का मान थीटा बराबर अनंत डिग्री और अनंत हो जाएगा। tan थीटा बराबर अनंत, tan में अनंत किसका मान होता है भैया, 90 डिग्री का होता है। रेखा आपस में क्या होगी, लंबवत होगी। अगर रेखा एक के ऊपर दूसरी रेखा है, इसका मतलब आपको क्या करना था इसमें, अगर रेखा एक के ऊपर अगर दूसरी रेखा है तो उस दौरान आपको क्या करना था,
आपको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी ABC जो गुणांक x का, जो गुणांक y का, जो गुणांक अचर है, जो गुणांक x y और अचर का गुणांक अचर खुद होता है और x और y के गुणांक है, उनको अगर अनुपात अगर सेम आ जावे तो इसका मतलब वो लाइन एक दूसरे लाइन के ऊपर है। समझे बात को? ये चीज थी समझने लायक। डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं आपके साथ। अगर एंगल निकालना हो तो रेखाओं के बीच में अगर हम लोग कोण निकालने की बात करें तो कोण कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको समझा दिया अभी। यदि दो रेखाओं के बीच दो कोण होते हैं, प्राय वो न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण ही उसके बीच का कोण कहलाता है। समझे बात में? दो रेखाओं के बीच में दो कोण होते हैं, लेकिन जो छोटा कोण होगा, जो न्यून कोण होगा, वही इसका एंगल होता है। समझे बात को? अगला है, जब रेखाएं अगर आपको ज्ञात समीकरण हो तो दूसरा, नॉर्मली अगर अब ये कह रहा है कि आपको कभी भी एंगल कैसे निकालते, देखो इधर मैं सॉरी एक प्रश्न कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन लिखो, x + 3y = 5। दूसरा है x - 2y = -5। आपको इन दोनों लाइन के बीच में एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइनों के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो कैसे निकालते हैं? तो अगर एंगल निकालना हो तो tan थीटा बराबर निकालते हैं। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है? -a-a1 b2 फॉर्मूला दोबारा लिख देते हैं। चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a1 b2 - a2 b1। मॉडुलस है, ये तो आगे पीछे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट है ना? a1 a2 बराबर प्लस b1 b2, ये फॉर्मूला है। अब देखो फॉर्मूले के अंदर रखा तो tan थीटा बराबर m1 का मान कितना है, b का मान कितना है, 1 × -2 -1 × 3 बटा 1 × 1 + 3 × -2 सोल्व किया तो हमारे पास इसका मान कितना आ जाएगा, 1। और tan में एक मान, थीटा में एक मान निकालना तो मेरे को तो थीटा का मान चाहिए, तो tan इनवर्स हो जाएगा। ये कितना होता है, 45 डिग्री। देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं नॉर्मली एक प्रश्न लिखा है, यही प्रश्न अगर आपको अलग मेथड से करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। x + 3y = 5, इससे m निकाला तो मेरे पास है -x का गुणांक बटा y का गुणांक, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे dy/dx निकालेंगे तो -1/3 आएगा, इसमें भी dy/dx निकालेंगे तो माइनस का प्लस का 1/2 आएगा। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, ये मेन फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, m1 - m2 बटा 1 + m1 m2। तो मैंने m1 का मान मेरे पास ये था, m1 - m2 बटा 1 + m1